नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये कल जो मैंने आपको इसरो का पेपर हल करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए थे। तो ये 10/2/2019 का क्वेश्चन पेपर है। और कल की जो क्लास रहेगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर अपने हल करेंगे, इसरो का ही होगा वो। तो इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो पहले अपने उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 आपको मैंने पूछा था कि जो हाई वोल्टेज की जो केबल्स होती है, जो हाई वोल्टेज पर काम करती है, तो उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो इंटीग्रेटेड पेपर होगा। तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा। अब अपने आगे वाले जो क्वेश्चन करने वाले हैं, 40 मैंने आपको करवा दिए थे। इसके अलावा अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि ये मीटर का क्वेश्चन है कि इनमें से किस मीटर के अंदर आंतरिक ऊर्जा स्रोत होगा। मतलब ऐसा कौन सा मीटर है जिसके अंदर खुद का एनर्जी स्रोत होगा। तो वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, ये दोनों हमेशा चालू लाइन के अंदर लगते हैं। और ओम मीटर जो होगा, इसके अंदर आप लोग देखेंगे ओम मीटर हो गया या अपना मेगर मीटर हो गया, तो इनके अंदर खुद का एनर्जी स्रोत होगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपको पता है, कैपेसिटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ सिंक्रोनस मोटर भी दी जा सकती थी। और पावर फैक्टर को जब सुधारेगा तो ये पावर जो होगा वो कौन सी देगा, तो ये केवीआर देगा, किलो वोल्ट एम्पेयर देगा। इसके अलावा आपको पूछ ले कि पावर फैक्टर किस पावर पर डिपेंड करेगा, तो रिएक्टिव पावर या प्रतिघाती पावर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर किस समय पावर फैक्टर को सुधारेगी, तो जब वो नो लोड पर होगी, यानी कि बिना किसी मैकेनिकल लोड की होगी, और साथ में ओवर एक्साइटेड होगी। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना है, तो किस का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जनरेटर तो देखो काम क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करेगा। और मोटर जो होगी वो काम क्या करेगी, सप्लाई देंगे, मोटर घूमेगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही चेंज करेगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर किसका प्रतिरोध घटेगा। तो जो मटेरियल्स होते हैं जिनका प्रतिरोध घटेगा, एक आपका इंसुलेटर होगा और एक आपका सेमीकंडक्टर होगा, जिसको आप लोग अर्धचालक बोलेंगे। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये तीनों क्या कंडक्टर होंगे, तो इनका बढ़ेगा, जबकि जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर, इसका घटेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक सिलिकॉन जो डायोड है, इसका अगर वोल्टेज का ताप गुणांक पूछा गया है, तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा बहुत कम होगा, यानी कि माइनस में होगा, और मिली वोल्ट के अंदर होगा, मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस के अंदर, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो एक तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड डिवाइस में किस में लिया जाता है, तो मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस के अंदर, और ये माइनस के अंदर 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो -2.2 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जब कोई बिजली का तार है, अगर कोई चालक टूट जाता है और ज़मीन को छुएगा तो समय क्या होगा। तो इस समय देखो, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, ओवरहेड लाइन है, ये पोल है, इसका अगर ये तार टूट गया, ये ज़मीन को छुएगा, तो करंट जो होगा वो भूमि से क्या होगा, प्रवाहित होगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर फीडर जो होता है वो किसको पावर प्रदान करेगा। तो ये पावर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था, जो डीएमआरसी के टाइम अपने क्या क्लास लगाई थी। तो एक तो फीडर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और एक सर्विसमैन होगा। तो फीडर जो पावर देता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो देगा वो सर्विसमैन्स को देगा, जो आपके घर के बाहर लगी होती है, जो खंबे से आप लोग लेते हो। और जो खंबे के बाहर जो पोल होते हैं उन पर जो कंडक्टर होंगे, वो जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो फीडर जो होगा वो पावर देगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। और एक मैं और बता देता हूँ, फीडर का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा आपके करंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर का साइज डिपेंड करेगा वोल्टेज ड्रॉप पर, और सर्विसमैन का अगर आपसे पूछ ले तो ये घरेलू लोड पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक केबल है जिसके जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका अपेक्षिक पराविद्युतांक यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी है जो 4 दे रखी है। और इसके अलावा एक दूसरा जिसका 2 है, 2 से प्रतिस्थापित कर दे तो केबल की धारिता क्या होगी। तो सी बराबर आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन ए अपॉन में क्या होगा, डी होगा। पहले इसका 4 था, अब आपने इसको क्या कर दिया, 2। तो जैसे ही 2 करेंगे तो ये धारिता जो होगी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि डायोड की लीकेज धारा जो होती है वो किसकी वजह से होगी।
तो डायोड जब रिवर्स बाइसिंग में होगा तो उस समय जो इसके अंदर लीकेज करंट होगी तो वो जो होगी इसकी अल्पसंख्यक आवेश वाहक यानी कि माइनॉरिटी कैरियर चार्ज के वजह से होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगली जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको ये हल करवाऊंगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपको मल्टीप्लाई का मैंने मैट्रिक्स बताया था उसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। और इस पेपर के अंदर जो मैंने 37 नंबर या 36 नंबर क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको सोल्व करवाया था। अगला आपको दिया गया है कि जो जर्मेनियम जो होता है उसकी बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन होगा, इसके परमाणुओं की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। और 2n² का अगर आप लोग फार्मूला यूज़ करेंगे तो पहली कक्षा में 2 होगी, दूसरी में 18 8 होगी, तीसरी में 18 और चौथी में कितनी होगी 4। तो बाहरी कक्षा जो होगी उसमें हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने भी आपके सेमीकंडक्टर होंगे इन सभी के अंदर जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा 4 होंगे। इसके अलावा सिलिकॉन हो गया और कार्बन हो गया, उनमें भी कितने होंगे 4 होंगे। अगला आपको दिया गया है कि पी टाइप जो होता है अर्धचालक तैयार करना है। तो आप लोग कौन सी जो डोपिंग करेंगे। देखो पी टाइप के लिए आप लोग जो डोपिंग करेंगे वो ट्रिवलेंट करेंगे यानी कि त्रिशोजी। और इसके अंदर आपको याद रखेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो इसका मतलब बोरोन जो होगा इसका यूज़ करेंगे क्योंकि बोरोन जो होगा इसका परमाणु क्रमांक अगर आप लोग देखें तो 5 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर आप लोग देखें तो 2 और 3 होंगे और 3 जो होंगे बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और इसी 3 के कारण वो क्या करेगा अपने बंध को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से जो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम का अर्धचालक होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वह स्थान होल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो फिलामेंट्स होते हैं टंगस्टन के, जो फिलामेंट जो होते हैं फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि जो भी आपके इंडिकैंसेंट लैंप होते हैं और इंडिकैंसेंट लैंप अगर आप लोग देखें तो ये 2 प्रकार के होंगे, एक आपका कार्बन फिलामेंट लैंप होगा और दूसरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप होगा। तो इसके पीछे एक सिंपल जो रीजन जो होता है वो ये होता है कि इसका गलनांक जो होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हाई रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आप लोग जो कोर जो होती है वो पटलित क्यों बनाते हो, मतलब उस पर लेमिनेशन क्यों करेंगे। तो आपको पता है कि जो लेमिनेशन किया जाता है वो कौन सी हानियों को कम करने के लिए करेंगे, वो एडी करंट के लिए करेंगे। और एडी करंट जो कि कौन सी हानि है, लो हानि। और लो हानि को आप लोग कोर हानि भी बोल सकते हो और स्थिर हानियाँ भी बोल सकते हो। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है कि लोड हटाने पर किसी लंबी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसके प्राप्ति छोर का जो वोल्टेज होगा और जो सेंडिंग छोर के वोल्टेज से क्या होगा ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों को फेरांटी, प्रॉक्सिमिटी, कोरोना और स्किन, ये 4 मैंने इफेक्ट बताए थे। तो ये इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो फेरांटी ने बताया था। और ये जो होता है ये लाइन जो होगी उसके कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण होगी और इस कारण इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, फेरांटी प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको सिंक्रोनस गति बतानी है। फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, पोलों की संख्या आपको दे रखी है। तो एफ बराबर जो होगा वो पी एन बटा में क्या होगा 120 होगा। और यहाँ से अगर आप लोग एन निकालें तो 120 एफ बटा में क्या रहेगा, पी रहेगा। तो 120 को आप लोग क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, तो 600 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6 पोल की मशीन है, 3 फेज पर चल रही है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है। तो 3% पर मोटर की गति का पता लगाइए। 3% स्लिप है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको सिंक्रोनस गति का पता होना ज़रूरी है। तो इसका जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस गति का, 120 एफ बटा में क्या करेंगे, पी करेंगे। तो 120 इंटू क्या करेंगे 50 और डिवाइड कर देंगे 6 से। तो ये आपकी जो सिंक्रोनस गति आएगी वो 1000 आएगी। इसको आप लोग इस फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले से भी कर सकते हो। और एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से भी कर सकते हो। या एन एस का मान आप लोग 1000 रखेंगे, स्लिप का मान 3 रखेंगे और एन आर का मान आपको चाहिए। इसके अलावा जो आपने एन एस का मान निकाला है 1000 है, इस 1000 का 3% अगर आप लोग निकालें तो आएगा आपका 30। इसका मतलब स्लिप के कारण जो स्पीड कम हो रही है वो 30 कम हो रही है। और जो 1000 में से अगर आप लोग 30 माइनस करेंगे तो 970 जो आरपीएम होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है एच सीरीज का या एच क्लास का, उसका आपको मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर पूछा है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ ये किस आधार पर होंगे। तो ये कई प्रकार के होंगे।
इस तरीके से। और ये 90 डिग्री होगा इसका। इसका अगर आप लोग देखें तो 105 होगा, इसका 120 होगा, बी सीरीज़ का 130 होगा, और एफ सीरीज़ का 155 होगा, और एच सीरीज़ का 180 होगा, और इसका 200, 220, 250, 3 अलग अलग सीरीज होगी। इनके अंदर मटेरियल भी ध्यान रखना, जैसे वाई सीरीज के अंदर कपड़ा कागज़ आता है, ए में तेल से भिगा हुआ कागज़ होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अपने। और ई सीरीज़ के अंदर लेदरेट पेपर हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, ये आते हैं। और बी एफ एस ये तीनों के अंदर एस्बेस्टोस, अब्रक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, और सी सीरीज़ के अंदर कांच हो गया, पोर्सलिन हो गया अपना। इसके अलावा आप लोग देखेंगे, ठीक है, सिलिका होगी, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसका मतलब जो एच सीरीज जो है, एच क्लास जो है, उस एच क्लास का जो हाईएस्ट सेफ टेम्परेचर होगा वो 180 डिग्री होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एच स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो मूलों की प्रकृति आपको पूछा गया। तो ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ इन दोनों यानी कि 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, और जोड़ें तो माइनस का क्या है, 6 है। तो इसके मैं अगर टुकड़े करूँगा तो -3x प्लस 9 बनेगा। अगर मैं 3x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x स्क्वायर बनेगा, और जोड़ूंगा तो माइनस का 6x बनेगा। तो x का मान यहाँ कॉमन आएगा, और यहाँ 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ इस तरह से आप लोग क्या करें, इसको निकाल सकते हो। और इसको अगर आप लोग देखें तो x माइनस 3 बराबर 0, और x माइनस 3 बराबर 0, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। और 3 आएगी, x की वैल्यू चाहे यहाँ से निकालें तो भी 3 आएगी, और यहाँ से निकालें तो भी 3, यानी कि दोनों जो मान जो आएंगे वो सेम आएंगे, और दोनों मान पॉजिटिव है, इसका मतलब वो दोनों मान क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एक टीसी शंट मोटर है जिसके फील्ड का प्रतिरोध 200 में, आर्मेचर का 2 है, सप्लाई वोल्टेज है, आरपीएम अगर आप लोग देखें तो 1500 आरपीएम है, और सप्लाई धारा का पता लगाना है, बैक ईएमएफ जो होगा वो 0.18 वोल्ट प्रति आरपीएम है। तो आपको जो फार्मूला जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्या बनेगा, तो आई ए जो होगा शंट मोटर के लिए वो V माइनस ई बटा में क्या रहेगा, आर ए रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, V का मान पता है, आपको ई का मान पता करना है, और आर ए का मान पता है। तो 0.18 है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 500 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 90, यानी कि बैक ईएमएफ अगर आप लोग यहाँ से देखें तो 90 आएगा। तो आप लोग काम क्या करें, आई ए जो होगा वो क्या करेंगे, V माइनस ई बी अपॉन में आर ए करेंगे। वोल्टेज का मान 100 है, बैक ईएमएफ का मान अगर आप लोग देखें तो 90 आएगा, और रेजिस्टेंस का मान कितना है, 2 है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो 10 बटा में क्या करेंगे, 2 करेंगे, और 10 बटा 2 करेंगे तो 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर अगर आप लोग देखें तो ये आर्मेचर की क्या आएगी, करंट आएगी। उसके बाद अगर आपको देखें तो आपको चाहिए जो सप्लाई धारा चाहिए, तो सप्लाई धारा की अगर आपको मान निकालना है तो देखो यहाँ से इस तरीके से इस मोटर का डायग्राम बनेगा। तो सप्लाई करंट जो होगी वो दो चीज़ों के करंट का योग होगी, एक आर्मेचर करंट होगी, एक शंट क्षेत्र की करंट का योग होगी। आर्मेचर की जो करंट होगी वो तो आपने निकाल ली 5, लेकिन आपको शंट क्षेत्र की करंट निकालनी है। तो यहाँ जो शंट पर जो वोल्टेज होगी वो 100 की, रजिस्टेंस इसका 200 दिया गया है, तो 1/2 करंट होगी, मतलब 0.5 एम्पियर करंट होगी। और दोनों को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो 5 प्लस 0.5 जो होगा वो 5.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मोटर की गति जो होती है वो प्रैक्टिकल रूप से कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि यहाँ एक ही मोटर है, शंट मोटर होगी, इसके अलावा आपको यहाँ सिंक्रोनस मोटर भी ऑप्शन में दिया जा सकता था। तो इन दोनों चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ए और बी के बीच का इफेक्टिव प्रतिरोध बताना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको जो पहली जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जिन 2 बिंदुओं पर आपसे पूछा गया है तो उन 2 बिंदुओं को आगे तक लेकर के जाएं। यहाँ तक नहीं लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, क्योंकि यहाँ तक लाओगे तो ये केवल खुद का ही एक रेजिस्टेंस बचेगा। तो यहाँ तक लाएंगे तो ये दोनों देखें तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर में, और इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम। अब 1 ओम ये हो गया 0.5 ये, 0.5 ये, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल जो आएगा वो 2 ओम आएगा। अब आप लोग देखेंगे इतना इतना जो ये जो सर्किट है इसका टोटल 2 ओम होगा, और ये जो आप लोग रेजिस्टेंस देख रहे हो इसका मान भी कितना है, 2 ओम है, और दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आएगा।
अगला दे रखा है कि 10 वोल्ट का प्रतिरोध है और 10 ओम का प्रतिरोध है, 6 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है, आंतरिक प्रतिरोध इसका 2 ओम है और 10 ओम प्रतिरोध के आर पार कितनी वोल्टेज होगी। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे। ये एक सेल है जिसकी वोल्टेज है 6, ये 6 वोल्ट का एक सेल है और आपको पता है कि लोड का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। सेल के खुद का सेल का जो खुद का है वो 2 ओम है और 6 वोल्ट की जो है वोल्टेज है। अब आपको काम क्या करना है कि आपको पहले धारा निकालनी होगी और धारा निकालने के बाद सेल ने कितना ड्रॉप किया वो निकालना होगा। उसके बाद जो बचा हुआ वोल्टेज होगा वो लोड के पर होगा। तो अपने काम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है 12 हो गया और टोटल जो वोल्टेज है वो 6 है, तो 6/12 करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 आएगी। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.2 और आपने जो धारा निकाली वो 0.5 निकाली, तो वोल्टेज ड्रॉप अगर आप लोग देखें तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब ये जो सेल जो होगा 1 वोल्ट खुद ड्रॉप कर लेगा और 6 वोल्ट का सेल था तो लोड पर जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्टार के अंदर संतुलित लोड है और 3 फेज जो होगी परिपथ की लाइन वोल्टेज क्या होगी। तो आपको पता है कि जो लाइन वोल्टेज होगी वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होगी स्टार के अंदर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। अगला है 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा। तो डेल्टा के अंदर लाइन धारा जो होगी वो फेज धारा की √3 गुना होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। दोनों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे जो आप लोग आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें कि वाट मीटर क्या मेजर करेगा। तो वाट मीटर हमेशा जो मेजर करता है ये हमेशा जो करेगा वो ट्रू पावर करेगा। ये इसको रियल पावर बोल सकते हो या इसको एक्टिव पावर बोल सकते हो या इसका दूसरा नाम क्या होगा, एवरेज पावर होगा। तो ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि वाट मीटर जो होगा वो वास्तविक शक्ति का मापन करेगा। इसके अलावा वास्तविक अगर नहीं दिया गया तो वहाँ रियल, एक्टिव, औसत कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर होता है वो लो रहता है, इसके पीछे कारण नहीं है। कारण नहीं है आपको बताना है। तो देखो इंडक्शन जितने भी लोड्स होते हैं वो सारे के सारे पावर फैक्टर को लो करेंगे। तो ये पावर फैक्टर को लो करेगा, ये भी लो करेगा और सीलिंग फैन जो होता है ये भी इंडक्टिव लोड होगा, ये भी करेगा। लेकिन इंडिकेसेंट लैंप जो आपको मैंने टंगस्टन फिलामेंट लैंप बताया था और कार्बन फिलामेंट लैंप, इन दोनों का जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो इनका कारण ये नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला है कि किसी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रक पाठचाल कंट्रोलिंग पैरामीटर कौन सा होगा। तो किसी भी पावर ट्रांजिस्टर के अंदर आप लोग काम क्या करते हो, आउटपुट कंट्रोल करोगे और इस तरीके से, ठीक है। ये ई विन्यास हो गया, ये सी हो गया, ये अपना बी हो गया। तो आप लोग जो आउट कंट्रोल करने का जो काम जो करते हो जो होगा वो आप लोग करोगे कलेक्टर करंट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आईसी रहेगा, कलेक्टर करंट रहेगा। और पावर के रूप में आप लोग ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर विन्यास का यूज़ करोगे। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो आप लोग कंट्रोल करने का काम कर रहे होगे वो होगी आपकी कलेक्टर करंट। अगला है कि कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर क्या करेगी। तो देखो कोरोना के कारण जो गैस उत्पन्न होती है वो ओजोन गैस होगी। ये ओजोन गैस काम क्या करती है कि जो कंडक्टर जो होंगे उस पर एक क्या करती है, एक जंग की परत बना देती है। इसका मतलब चालकों का क्या करेगी, कोरोजन जो होगा, जंग जो होगा वो उत्पन्न करने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी केबल के चालक पर जो इंसुलेशन की मोटाई जो होगी वो किस पर डिपेंड करती है। तो इंसुलेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी या 10 मिनट की, मान के चलो 10 से 1 मिनट की वीडियो है। तो उसके अंदर मैंने पूरा आपको डिटेल बताया और इंसुलेशन के ऊपर एनएमआरसी के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एनएमआरसी जेई का जो पेपर था उसमें भी आया था और यही क्वेश्चन आपके लाइनमैन 2000 परीक्षा की जो 15 की परीक्षा थी उसमें भी आया था। तो केबल पर जो इंसुलेशन की जो मोटाई होगी वहाँ ये जो डिपेंड करती है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है और वोल्टेज का भी अगर आपको मान पूछा जाए तो वो शीघ्र मान होगा और इंसुलेशन का अगर प्रतिरोध पूछा जाए न्यूनतम कितना होगा तो वो 1 मेगा ओम होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जांच किस मीटर से करेंगे तो मेगर मीटर से करेंगे। कौन सी सप्लाई पर करेंगे तो डीसी पर करेंगे। हाई करेंगे या लो करेंगे तो हाई वोल्टेज पर करेंगे। अगला है कि किसी केबल की चार्जिंग करंट क्या होगी। तो किसी केबल की जो चार्जिंग करंट होगी वो कैपेसिटेंस के कारण होगी और वो हमेशा क्या होगी, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या चलेगी, आगे चलेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है जिसके अंदर 3 टर्मिनल होंगे ए, बी और सी।
उसके अंदर आपको डोपिंग पूछी गई है कि डोपिंग किस में कम होगी और किस में ज़्यादा होगी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होगी वो इमीटर में होगी, इसके बाद जो डोपिंग की जाती है वो कलेक्टर में की जाती है, और सबसे कम जो डोपिंग क्षेत्र जो होता है वो बेस होगा। तो आप लोग यहाँ से देखें, और जिसकी तरफ तीर का निशान खुला होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। तो जो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट रहेगा। अगला है कि इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होना चाहिए। तो ये भी मैंने इंसुलेशन में बताया आपको कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा उसमें 2-4 चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो उसकी परमिट रजिस्टिविटी जो होगी, प्रतिरोधकता होगी, वो ज़्यादा होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। नमी रोधी होना चाहिए, और उसकी परमिटिविटी जो होगी, पराविद्युतांक होगा, वो भी लो होना चाहिए। तो सभी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 420 का x% 21 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे। 420 आएगा, का मल्टीप्लाई आएगा, x% दिया तो x बटा में 100 लिखेंगे, बराबर कितना दिया 21। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यहाँ पे, और ये बचेगा आपका 42x, और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 210 आएगा। और 42x का मान चाहिए तो आपको 42 को क्या करना है, 210 के डिवाइड में लेके जाना है, तो ये 5 पर जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अगला आपको दे रखा है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट आपसे पूछेगी, तो मैं सारी ही बता देता हूँ। ये पावर की होगी, ये ल्यूमेन जो होती है ये इल्यूमिनेशन फ्लक्स की होगी। कैंडेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और प्रदिलक्ष आपसे पूछ ले तो ये इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति की होती है। तो यहाँ से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि 200 तक आपको क्या करना है, डेसिमल के अंदर नंबर काउंट करना है, तो फ्लिप फ्लॉप की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 200 तक की गणना करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाया था। एक फ्लिप जो होगा एक बिट डाटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और एक बिट जो होगा वो 0 या 1 के रूप में होगा। अब आपको 200 तक की गणना करनी है, तो 1 2 4 8 16 32 4 8 16 32 64 और फिर आएगा 128। इसका मतलब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, 128 हो गया। इसका मतलब 128 का अगला जो अंक होगा वो 256 होगा। इसका मतलब इतने नंबर तक आप लोग काम क्या करोगे, 255 बना सकते हो। तो आप लोग इनको जोड़ के देखें तो 255 आएगा। इसका मतलब आपको 200 नंबर अगर बनाना है तो आप लोग काम क्या करेंगे, 128 उठा लेंगे यहाँ से, और 128 के बाद में अगर आप लोग देखें तो 64, अगर आप लोग देखें 64 उठाएं तो यहाँ से कितना बनेगा, 128 के अंदर आप लोग 64 जोड़ के देखें तो ये 192 बनेगा, और फिर यहाँ एक 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग देखें तो आपको जो 200 जो बनेगा डेसिमल के अंदर वो इस तरीके से बनेगा। तो 200 जो बन गया तो आप लोग यहाँ से देखें बिट कितना चाहिए आपको, काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट की आवश्यकता है। इसका मतलब आपको एक बिट जो होगा वो एक फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो एक बिट का डाटा स्टोर करेगा, तो 8 बिट आपको कम से कम चाहिए। इसका मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप ही चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 8 रहेगा। ये 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका अगला इसका जो अपना आंसर जो होगा वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन खुद करेंगे। अगला है SCR जो होगा उसमें क्या होगा। तो ये अभी आपकी SCR जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थी इसमें SCR मैंने करवा दिया। इसमें मैंने 3 टॉपिक अभी छोड़ रखे हैं, IGBT, UJT और GTO। वो आप लोगों का अच्छा रिव्यू आएगा उसके बाद ही मैं करवाऊँगा। तो SCR का अगर डायग्राम देखें इस तरीके से बनता है इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 परतें होंगी, 3 जंक्शन होगी। ये जंक्शन 1 होगी, ये J1 जंक्शन, ये J2 जंक्शन और ये J3। तो 3 तो इसमें जंक्शन होगी, 3 ही टर्मिनल होंगे, एनोड के थोड़े और गेट होते हैं, 4 लेयर होगी, और यहाँ से आपको केवल जंक्शन पूछे तो 3 जंक्शन होगी। अगला आपसे पूछा गया है कि डायोड जो होती है उसकी रिवर्स करंट क्या होगी। लेकिन यहाँ से आपको अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम का दिया होता तो किस तरीके से आंसर होता। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, फॉरवर्ड करंट होगी चाहे सिलिकॉन डायोड हो चाहे जर्मेनियम हो, इन दोनों की जो फॉरवर्ड करंट होगी वो हमेशा मिली एम्पियर में होगी। लेकिन रिवर्स करंट अगर आपसे पूछा जाए, सिलिकॉन की तो नैनो एम्पियर में होगी जबकि जर्मेनियम की माइक्रो एम्पियर में होगी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर न तो सिलिकॉन दिया न जर्मेनियम दिया है, लेकिन अगर आप लोग 4 ऑप्शन देखें
तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और सीधा एम्पियर और सीधा किलो एम्पियर। लेकिन आप लोग यहाँ से देखें तो आप लोग माइक्रो एम्पियर जो होगा वो अब इसका राइट आंसर कर सकते हो। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ छात्रों को जब 10 छात्रों की 8 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 3 छात्र बाहर हो जाते हैं और आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने छात्र थे। तो ऐसे आप लोग सोच लो कि प्रार्थना की लाइनें बनाई गई है और ऐसे 8 लाइनें बनाई गई है और एक लाइन के अंदर 10 छात्र है तो टोटल 80 छात्र ही हो गए और 3 छात्रों को आपने बाहर भेज दिया तो टोटल जो छात्रों की संख्या रहेगी वो 83 रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ये इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन थे और कल की जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर जो है उसको हल करवाऊँगा। और यहाँ से आप लोग याद रखें कि इसके अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो आपको 77 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसके अलावा मैंने एक मैट्रिक्स का आपको क्वेश्चन दिया था और दोनों के आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट करके रखें और इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।